इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ नीचे आकर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स मिलेंगे जो कि बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि इंस्पिरेशन के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट पर शोकेस करती हैं। और आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन ने इस एंकर और इसके चिल्ड्रन से रिलेटेड सारी CSS हमारे लिए एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो दोस्तों, थीम्स को यूज करके वेबसाइट बनाना एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप एक बहुत ही मिनिमल लेवल ऑफ नॉलेज के साथ भी एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हम ऑलरेडी एक इंटरैक्टिव और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना चुके हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं और साथ ही साथ कैसे इन स्किल्स को जो कि हमने इस ट्यूटोरियल सीरीज में सीखे हैं यूज करके प्रैक्टिकल फील्ड में एंट्री कर सकते हैं और पोटेंशियली इससे कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो प्रैक्टिस है। आपको डेडिकेशन के साथ इन स्किल्स को प्रैक्टिस करना है। अगर आपने मेरे साथ साथ इस प्रोजेक्ट को कोड नहीं किया तो सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को कोड करें। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वेब डेवलपमेंट एक प्रैक्टिकल स्किल है और सिर्फ वीडियोस देखने से आप इस स्किल को नहीं सीख सकते। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को जो कि हमने इस ट्यूटोरियल सीरीज में कवर किया है कंप्लीट कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको 2 काम करने हैं और ये दोनों काम साइड बाय साइड चलेंगे, यानी कि आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें से पहला काम फर्दर लर्निंग है और इसी के रोड मैप को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको कुछ टाइम सिर्फ लर्निंग के पर्पस के लिए डेडिकेट करना होगा और इस टाइम में आप अपने स्किल सेट को एक्सपैंड करेंगे। तो दोस्तों, ये वो काम है जो कि मैं आज तक खुद भी करता आ रहा हूं और वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपके लर्निंग के प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए। और उसकी मेन वजह यह है कि ये टेक्नोलॉजीज डे बाय डे इवॉल्व हो रही हैं और आज जो चीज आप सीखेंगे हो सकता है कि कल वो इररेलेवेंट हो जाए। तो इस लर्निंग के प्रोसेस को आप कैसे कंटिन्यू करेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप HTML और CSS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रेगुलर बेसिस पर विजिट किया करें और इस प्रोसेस में कुछ नए फीचर्स को डिस्कवर करें जो कि हमने इस ट्यूटोरियल सीरीज में कवर नहीं किए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना होगा वो काम आपको अपनी नजर पर करना होगा और बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब आप जब भी इंटरनेट पर कोई वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप उसे एक आम यूजर की नजर से नहीं देखेंगे बल्कि एक वेब डेवलपर की नजर से देखेंगे। जब भी आपको किसी वेबसाइट पर कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट नजर आए तो आपने फौरन अपने डेवलपर टूल्स में जाकर उसे इंस्पेक्ट करके देखना है कि इस एलिमेंट में कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं और अगर उस एलिमेंट में कोई इंटरैक्टिविटी आपको नजर आए तो आपने ये चीज डिस्कवर करने की कोशिश करनी है कि क्या इसके लिए जावास्क्रिप्ट की कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की गई है। इसके साथ ही साथ जो काम आपको करना होगा वो ये है कि आपको कुछ और कंप्लीट वेबसाइट प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस के लिए बनाने होंगे और इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास एक रेफरेंस डिजाइन मौजूद हो। सेकेंडली, ये रेफरेंस डिजाइन कोई इमेज या ग्राफिक्स की फाइल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यूजुअली वेबसाइट्स को फोटोशॉप में डिजाइन किया जाता है और उसकी जो फाइल बनती है वो .pst फाइल होती है जो कि एक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट है और यूजुअली बाद में इसी को रेफरेंस बनाकर कोड किया जाता है। तो अभी के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि आपका रेफरेंस डिजाइन एक ग्राफिक्स फाइल ना हो बल्कि एक फुली फंक्शनल रेफरेंस वेबसाइट हो। इसका फायदा आपको ये होगा कि अगर आप इस रेफरेंस को फॉलो करते हुए कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो आप इजीली अपने डेवलपर टूल्स के जरिए उस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके ये देख सकते हैं कि उस वेबसाइट के डेवलपर्स ने ये काम कैसे किया है और इस प्रोसेस में आप बहुत सारे नए फीचर्स, टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कवर करेंगे। ये रेफरेंस प्रोजेक्ट्स आपको कहां से मिल सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप अपने गूगल सर्च इंजन में आकर कुछ इस तरह के कीवर्ड्स को सर्च करें जैसे कि वेब डिजाइन इंस्पिरेशंस और अपने सर्च रिजल्ट्स को देखें तो हम इन ऊपर वाले रिजल्ट्स को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं और ये एड्स हैं। तो यहाँ नीचे आकर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स मिलेंगे जो कि बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि इंस्पिरेशन के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट पर शोकेस करती हैं। तो हम इसमें से कुछ लिंक्स को खोल लेते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स के कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स इन्होंने शोकेस कर रखी हैं जिनको आप अपने डिजाइन की इंस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक चीज जो यहाँ पर याद रहे वो ये कि आपने इन वेबसाइट्स को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, और उसकी वजह यह है कि इसमें से ज्यादातर वेबसाइट्स कॉपीराइटेड कंपनीज की होंगी और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आपने जो काम यहाँ पर करना है वो ये कि सिर्फ इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, यानी कि इन वेबसाइट के डिफरेंट एलिमेंट्स को देखकर आपने उनसे मिलते जुलते एलिमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कोई वेबसाइट सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एक वेबसाइट सेलेक्ट की है जिसको हम इंस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर एक बटन है जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं हवर करूं तो एक इंटरेस्टिंग हवर इफेक्ट भी है, और मैं अभी अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स की बेस पर ये जानता हूं कि ऐसा बटन मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। तो मैं इसे इंस्पेक्ट करके देख सकता हूं कि ये बटन इन्होंने कैसे क्रिएट किया है। इससे आपको शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैंने प्रीवियसली आपको ये बात सजेस्ट क्यों की थी कि हम इमेज और ग्राफिक बेस्ड फाइल्स का यूज ना करें, क्योंकि जब हमारे सामने एक फंक्शनल वेबसाइट होती है तो हम इसका डिजाइन तो देख ही सकते हैं और इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी जगह पर स्ट्रक हो जाएं, मिसाल के तौर पर हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये बटन कैसे क्रिएट करना है, तो हम इसे इंस्पेक्ट करके राइट साइड पर अपने डेवलपर टूल्स के जरिए इसके स्टाइल्स और इसकी HTML को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर अपने एलिमेंट्स के ऊपर हवर करें तो ये एंकर एलिमेंट है बेसिकली, जिसे इन्होंने स्टाइल कर रखा है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर नीचे स्टाइल्स के पैनल में इसके सारे स्टाइल्स देख सकता हूँ, और इनको अगर चाहूँ तो मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर ये कलर नहीं चाहिए बल्कि रेड कलर चाहिए, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से एडजस्ट करके भी देख सकता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन बता देता हूं जो कि आपके इस काम को बहुत स्ट्रीमलाइन कर देगी। इस एक्सटेंशन का नाम CSS यूज्ड है, और हम इसका पेज अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर CSS यूज्ड एक्सटेंशन का जो क्रोम वेब स्टोर का लिंक है वो ओपन हो चुका है। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर आकर आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और जब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी तो इंश्योर करने के लिए कि ये ठीक से काम करे, आप एक बार अपना ब्राउजर रीस्टार्ट कर लीजिए। ये काम करने के बाद हम वापस अपनी रेफरेंस वेबसाइट पर चलते हैं। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारे ये ओवर रिडन स्टाइल्स यहाँ से ठीक हो जाएं। ये काम करने के बाद हम अगेन इस बटन की तरफ चलते हैं, इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अपने एंकर को इंश्योर कर लेते हैं कि हमने अपने एंकर टैग को ही सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप अगर अपने निचले टैब में आए जहां पर आपके पास स्टाइल्स हैं, हो सकता है कि ये टैब आपके राइट साइड पर हो, जो कि बेसिकली इन डेवलपर टूल्स की विड्थ की वजह से भी डिसाइड होता है। अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो आप देखेंगे कि ये टैब राइट साइड पर चला गया है। तो बेसिकली जो स्टाइल्स वाला आपका सेक्शन है, यहाँ पर आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा CSS यूज्ड का। हमारे केस में ये ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और उसकी वजह यहाँ पर लिमिटेड विड्थ है। इस तरह के केस में आप यहाँ पर ये जो दो एरोज हैं इन्हें क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको CSS यूज्ड की ये ऑप्शन नजर आ जाएगी। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन ने इस एंकर और इसके चिल्ड्रन से रिलेटेड सारी CSS हमारे लिए एक्सट्रैक्ट कर ली है। यहाँ पर आपको इन स्टाइल्स को प्रीव्यू करने की दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन प्रीव्यू की ऑप्शन है, जो डायरेक्टली इस एलिमेंट को क्रिएट करके आपके लिए एक टेम्पररी पेज में आपके ब्राउजर में खोल देगी। दूसरी ऑप्शन जो मेरी फेवरेट ऑप्शन है वो CodePen की ये ऑप्शन है। CodePen एक सैंडबॉक्स टाइप की वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करती है कि आप ऑन द फ्लाई अपने कोड को टेस्ट कर सकें। तो हम यहाँ से CodePen की ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे हम क्लिक करेंगे और ये CodePen में हमारे इस कोड को कॉपी करके चला देगी। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सटेंशन ने हमारे लिए हमारा HTML का कोड इस HTML के सेक्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और हमारी CSS इस CSS वाले विंडो में पेस्ट कर दी है। ये जो JS का सेक्शन है ये फिलहाल हमारे लिए इररेलेवेंट है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपनी कोई कस्टम JS लिख सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक एक्सटेंशन आपके लिए JS को कॉपी नहीं करती और ये सिर्फ CSS के लिए काम करती है। तो दोस्तों इस कोड के नीचे वाले पैनल में आपको आपके एलिमेंट का प्रीव्यू नजर आएगा जो कि इस HTML और इस CSS की वजह से क्रिएट हुआ है। और अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि ये वही सेम एलिमेंट है सवाए इस फॉन्ट के, क्योंकि वो शायद हमारी रेफरेंस वेबसाइट ने ग्लोबल लेवल पर सेट कर रखा है और उसे रेप्लिकेट करना बहुत आसान है, जैसा कि हम प्रीवियसली देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शनल बटन बन गया है। अब अगर आप चाहें तो सेम इस एलिमेंट और इस CSS को उठाकर अपने प्रोजेक्ट में ले जाकर यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सेम इस स्टाइल को यूज ना करें, बल्कि यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लें जिससे ये स्टाइल आपका अपना हो जाए। एक और चीज जो मैं आपको इस एक्सटेंशन से रिलेटेड बताना चाहूंगा
वो ये कि जैसे कि इसके नाम से पता लगता है और हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपकी जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं काम करती, तो इस एक्सटेंशन का यूज थोड़ा सा लिमिटेड है। इसकी एग्जांपल देने के लिए हम इस वेबसाइट पर चलते हैं जो कि siteinspire.com की वेबसाइट है और ये अगेन एक इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स की डायरेक्टरी है। यहाँ से हम एक ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे जिसके स्टाइल्स भी जावास्क्रिप्ट से पावर्ड हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए ये एक वेबसाइट सेलेक्ट की है। हम इस वेबसाइट को खोल लेते हैं और ये वेबसाइट हमारे सामने ओपनड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वेबसाइट आपको एक नॉर्मल CSS से स्टाइल्ड वेबसाइट नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं इसमें से किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूं, जैसे कि ये एलिमेंट जो कि एक बटन का एलिमेंट है, तो अगर आप यहाँ पर अपने नॉर्मल डेवलपर टूल से स्टाइल देखने वाले वर्कफ्लो को फॉलो करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टाइल का एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर इन लाइन काफी सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। तो इन स्टाइल्स को आप कॉपी करके और इन वेरिएबल्स की जो कि यहाँ पर यूज किए गए हैं वैल्यूज को यूज करके इन स्टाइल्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर हवर करूंगा तो वहां पर राइट साइड पर आपके वो स्टाइल्स ऑन द फ्लाई चेंज हो रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमें बटन के ऊपर हवर इफेक्ट नजर आ रहा है ये एक नॉर्मल CSS का हवर इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये काम हमारी जावास्क्रिप्ट से किया गया है। और उसकी वजह यह है कि अगर राइट साइड पर आपको इसके हवर करने पर आपकी HTML ही चेंज होती हुई नजर आ रही है तो ये काम हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के जरिए ही कर सकते हैं, यानी कि अपने एलिमेंट्स को ऑन द फ्लाई मैनिपुलेट करना। इस तरह के स्पेसिफिक केस में आपकी CSS यूज की एक्सटेंशन काम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से CSS यूज को क्लिक करूं और इसे कोड पेन में खोलूं तो आप देख सकेंगे कि ये स्टाइल्स यहाँ पर ठीक तरह से रेप्लिकेट नहीं होते। तो इस स्पेसिफिक एक्सटेंशन के लिए ये नोट था कि आप अगर इसे यूज करते हैं तो ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके स्टाइल्स प्योर CSS से स्टाइल्ड हैं, ना कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्हीं स्टाइल्स को यूज करना है तो आप अपने एक नॉर्मल वर्कफ्लो के जरिए, जैसे कि आप इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसके स्टाइल्स देख सकते हैं और इन्हें अपनी CSS में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे CSS यूज प्लगइन की एक शॉर्टकमिंग है। तो दोस्तों यहाँ तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स के ऊपर कमांड हासिल हो जाएगी और यहाँ तक पहुंचने के बाद एक डिस्कवरी आप कर चुके होंगे, और वो ये कि आपका प्राइमरी इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट के किस एरिया में है। अगर आपको लगता है कि आप CSS और डिजाइन के काम को ज्यादा एंजॉय करते हैं तो आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि CSS के एडवांस्ड फीचर्स के अलावा CSS से रिलेटेड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को भी सीखना स्टार्ट करें। इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले तो CSS की कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे। इन फ्रेमवर्क्स में से एक पॉपुलर फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, जिसका नाम शायद आपने ऑलरेडी सुन रखा हो, और अगर आपको याद हो तो हमने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के आइकॉन्स को ही अपने प्रोजेक्ट में यूज किया था। इसी तरह के कुछ और पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क्स भी हैं, जैसे कि टेलविंड CSS, बल्मा CSS और सिमेंटिक UI। ये बात याद रहे कि इन सब फ्रेमवर्क्स को एक साथ सीखना जरूरी नहीं है, बल्कि आप एक जगह से स्टार्ट ले सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क रेकमेंड करूंगा। ये फ्रेमवर्क जब आप सीख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस बात का पता चल जाएगा कि इन फ्रेमवर्क्स का फायदा क्या है और आपको और कौन सा फ्रेमवर्क सीखना है। तो एक CSS फ्रेमवर्क सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप एक CSS प्री प्रोसेसर को सीख लें। CSS प्री प्रोसेसर्स आपके CSS लिखने के काम को आसान बनाते हैं और इनमें से सबसे पॉपुलर प्री प्रोसेसर SAS है। ये टूल्स आपको CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया नहीं सिखाएंगे, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत एनहांस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो काम आप पहले 2 दिन लगाकर करते थे वो काम अब आप शायद 4 घंटे में कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा नियर फ्यूचर का रोड मैप, अगर आपका इंटरेस्ट वेब डिजाइन की तरफ ज्यादा है। इसके अगेंस्ट अगर आप ये चीज डिस्कवर करते हैं कि आपका इंटरेस्ट इंटरएक्टिविटी और जावास्क्रिप्ट की तरफ ज्यादा है, तो उसके लिए एक डिफरेंट रोड मैप आपको फॉलो करना होगा। इसके लिए पहला काम तो ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को डिटेल में सीखें। इस ट्यूटोरियल सीरीज के बाद मेरा अगला टारगेट यही है कि मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल सीरीज बनाऊं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको अभी भी ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अगेन CSS की तरह जावास्क्रिप्ट की भी बहुत सी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। तो आप बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद इनमें से किसी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को पिक कर सकते हैं। इन फ्रेमवर्क्स में से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स रिएक्ट, व्यू और एंगुलर हैं, और फिर आगे चलकर इन्हीं फ्रेमवर्क से रिलेटेड डिफरेंट टूल्स और लाइब्रेरीज हैं। जब आप इन फ्रेमवर्क्स को सीखना और इन पर काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन रिलेटेड टूल्स को खुद ब खुद डिस्कवर करते चले जाएंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा लर्निंग का रोड मैप। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो ऐसे काम हैं जो हमने साइड बाय साइड करने हैं। तो पहला काम तो हमारा लर्निंग का रोड मैप है जिसके ऊपर हमने कायम रहना है। दूसरा काम हमारा एक प्रैक्टिकल रोड मैप होगा जिसके जरिए हम अपने इन स्किल्स को लेकर मार्केट में जा सकेंगे। और ये काम अगर आप इस ट्यूटोरियल में मौजूद सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं तो आप अभी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल रोड मैप को फॉलो करने के लिए जो पहला काम आपको करना है वो ये कि आपको अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। इस वेबसाइट में आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे और इसे अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जैसे कि अपवर्क है और फाइवर है, इन पर आप साइन अप कर सकते हैं और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को यूज करके भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त का कोई बिजनेस है तो आप उसे पिच कर सकते हैं कि आप उसके बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर स्टार्ट में आपको इस काम के कोई पैसे नहीं मिलते या कम पैसे भी मिल जाते हैं तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसके जरिए आप एक बहुत वैल्यूएबल एसेट एक्वायर करेंगे जिसका नाम एक्सपीरियंस है। तो आपकी प्रैक्टिकल जर्नी को सही तरीके से स्टार्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहला काम जो आपको शुरू में करना है वो ये कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर आप हाथ डालें वो प्री डिजाइंड ना हो, यानी कि आपका क्लाइंट आपको अपना कस्टम डिजाइन प्रोवाइड ना करे, बल्कि इस प्रोजेक्ट के वेब डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास ही होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि इससे तो काम और मुश्किल हो जाएगा कि वेबसाइट को डेवलप करने के साथ साथ इसका डिजाइन भी आप ही को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन ये डिसीजन एक्चुअली आपके काम को आसान बना देगा, और वो इस तरह के इस सिनेरियो में हम एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं और इससे हमें वही फायदा होगा जो अभी कुछ देर पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। इसके साथ ही साथ ऐसे सिनेरियो में जहां पर डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगी, हम एक और टेक्निक भी यूज कर सकते हैं और वो टेक्निक है थीम्स का यूज करना। तो दोस्तों थीम्स को यूज करके वेबसाइट बनाना एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप एक बहुत ही मिनिमल लेवल ऑफ नॉलेज के साथ भी एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। और ये वो टेक्निक है जो कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स पर भी अप्लाई करता हूँ। तो इस टेक्निक को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक बार फिर से हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों थीम्स के लिए हमारे पास इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। अगर आप इन्हें सर्च करना चाहें तो आप अपनी गूगल सर्च बार में आकर कुछ ऐसे कीवर्ड्स यहां पर एंटर कर सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS टेम्पलेट्स और इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर हमें ये जो दूसरा लिंक नजर आ रहा है जिस पर फ्री HTML CSS वेबसाइट टेम्पलेट्स लिखा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर हम अपनी templatemo.com की वेबसाइट पर आ गए हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फ्री टेम्पलेट्स का एक लिंक है, इसे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फ्री थीम्स लिस्टेड हैं। तो दोस्तों थीम बेसिकली एक प्री क्रिएटेड फुली फंक्शनल वेबसाइट होती है जिसे कि यूज करके आप उसे कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको ये थीम नजर आएगी 582 टेल SEO एजेंसी। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस थीम का डिस्क्रिप्शन पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है। ये हमें बता रहा है कि ये SEO एजेंसी की वेबसाइट के लिए एक थीम है और इसके अंदर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क वर्जन 5 यूज हुआ है। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर इसके कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो कि देखने में काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और नीचे हमारे पास लाइव व्यू और डाउनलोड का एक लिंक है। सबसे पहले हम इसका लाइव व्यू देख लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थीम किस तरह का नजर आता है और ये बिल्कुल फंक्शनल वेबसाइट है। यहाँ पर स्क्रॉल करके हम इसके डिफरेंट सेक्शंस को एक्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसी थीम की बेसिस पर अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो हम सिंपली वापस इसके डिस्क्रिप्शन पेज पर चलेंगे और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों इस थीम की जो डाउनलोडेड फाइल है, जो कि एक जिप फाइल है, इसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में मूव कर लिया है। आप जहां भी चाहें इसे प्लेस कर सकते हैं। इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जिप फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक और फोल्डर आपको नजर आएगा। इस फोल्डर के अंदर आपके थीम की फाइल्स हैं। तो हम यहाँ पर काम ये करते हैं कि इसका जो पेरेंट फोल्डर है वहां से इसे कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस जिप फाइल को डिलीट कर देते हैं। इस फोल्डर को मैं रीनेम कर लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट का हम कोई नाम रख लेते हैं जैसे कि माय SEO प्रोजेक्ट। यहाँ पर अब आपकी HTML फाइल्स हैं, एसेट्स का एक फोल्डर है और वेंडर का एक फोल्डर है।
एसेट्स के फोल्डर में अगर आप देखें, यहाँ पर आपको आपकी CSS फाइल्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल्स और आपके फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो हम टॉप लेवल पर अपने रूट फोल्डर में आकर यहाँ पर इसे VS कोड में खोल लेते हैं। यहाँ पर ये जो index.html का पेज है, इसे हम अपने लाइव सर्वर के जरिए खोल लेते हैं। इस index.html पेज के नाम का एक स्पेशल मीनिंग होता है और ये बेसिकली आपका रूट पेज होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पर होस्ट करते हैं तो वेबसाइट का जो आपका रूट एड्रेस होता है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट का नाम www.practicaldev.com है, तो ये रूट एड्रेस ओपन करने पर आपका सर्वर आपको index.html फाइल सर्व करेगा और इसके लिए आपको इस पेज का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरे पेजेस हैं about.html और faqs.html, अगर आप इन्हें अपनी वेबसाइट से एक्सेस करना चाहें तो आपको स्लैश के जरिए इन पेजेस के नाम देने होंगे। यानी कि अगेन अगर हमारी वेबसाइट का एड्रेस practicaldev.com है तो अबाउट का पेज खोलने के लिए हमें practicaldev.com/about.html लिखना पड़ेगा और तब जाकर आपका सर्वर आपको ये फाइल सर्व करेगा। इसी तरह FAQs पेज के लिए हमें practicaldev.com/faqs.html लिखना पड़ेगा। लेकिन इस इंडेक्स पेज के लिए आप सिर्फ practicaldev.com भी लिख सकते हैं और आपका सर्वर बाय डिफॉल्ट आपको ये इंडेक्स पेज रिटर्न करेगा। और आप देख सकते हैं कि लाइव सर्वर ने हमारा ये पेज हमारे लिए खोल दिया है। और जैसे कि ये चीज़ हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये लाइव सर्वर आपके एक रियल सर्वर की तरह ही काम करता है। तो अगर हम वापस अपनी प्रीवियस एग्जांपल की तरफ जाएं तो ये जो आपको यहाँ पर IP एड्रेस और उसके बाद ये पोर्ट नजर आ रही है, जब आपकी वेबसाइट को एक डोमेन असाइन हो जाती है जैसे कि practicaldev.com, तो ये IP एड्रेस और पोर्ट उससे रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि ये एड्रेस आपका practicaldev.com/index.html बन जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इस index.html का एक खास मीनिंग होता है और ये आपकी साइट का रूट होता है। तो अगर हम इस index.html को यहाँ से रिमूव भी कर दें और इस एड्रेस को एक्सेस करें तो आप देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के रूट पर मौजूद हैं और /index.html यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फिर भी हमारे इस लाइव सर्वर ने हमें ये होम पेज जो कि index.html पेज था यही रिटर्न किया है। इसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ पर FAQs के पेज को एक्सेस करना चाहें तो हम उसे /faqs.html के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा FAQs सेक्शन यहाँ पर खुल गया है और यही केस हमारा अबाउट के पेज के साथ भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अब हमारा लोकल सर्वर यहाँ पर सर्व कर रहा है और अब हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली इसकी HTML में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी CSS फाइल्स यहाँ पर लिंक्ड हैं। यहाँ पर आपका जो लोगो इमेज है वो आपको यहाँ हेडर के सेक्शन में यहाँ पर लिंक्ड नजर आ जाएगा। तो हम जब इस वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे तो यहाँ पर अपना लोगो लगा देंगे। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने logoipsum.com वेबसाइट खोल ली है और ये हमें बेसिकली डमी लोगोस प्रोवाइड करती है। यहाँ से हम कोई लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमें अपनी वेबसाइट में ये लोगो चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट मोड में आऊँगा और इसका कलर चेंज करके हम वाइट कर लेते हैं और इस लोगो को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लोगो मैंने यहाँ पर अपने एसेट्स के अंदर इमेजेस के फोल्डर में मूव कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि logoipsum297.svg की ये फाइल है। तो हम यही फाइल यहाँ पर यूज कर लेते हैं और इस पेज को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो यहाँ पर अपडेट हो गया है। अब जबकि आप CSS की बेसिक्स जानते हैं तो हम इजीली इस स्टाइल को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लोगो को इन्होंने कुछ मार्जिन देकर प्लेस किया है। तो हम सिंपली इस मार्जिन को इंक्रीज करके इसे सेंटर में ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके स्टाइल्स को ओवरराइड करके इसे फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने तरीके से इसे स्टाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि इस थीम का मकसद यही होता है कि ये आपको एक डिसेंट स्टार्टिंग पॉइंट दे देती है और उसके बाद आप इसे अपने स्टाइल से ओवरराइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ कि मैं इस हेडर एरिया का बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट अप्लाइड है और क्योंकि हम ग्रेडियंट को यूज करना जानते हैं तो हम सिंपली इन कलर्स को यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रेड कलर डाल सकता हूं और आप देख सकेंगे कि हमारा ग्रेडियंट यहाँ पर अपडेट हो गया है। इन स्टाइल्स को सही तरीके से कैसे अपडेट किया जाता है ये देखने के लिए हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। यहाँ पर एक नई CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं, custom.css। इस फाइल को अपने इंडेक्स पेज में लिंक कर लेते हैं और इसे हम एंड पर प्लेस करते हैं ताकि ये हमारे सारे स्टाइल्स को सही से ओवरराइड कर सके। तो यहाँ पर हम इसे अपनी कस्टम फाइल का लिंक देंगे और
इस स्टाइल शीट में हम आकर अब इन स्टाइल्स को ओवरराइट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर हमने ये बैकग्राउंड अपडेट करना है तो हम इसे इसी तरह कॉपी कर लेते हैं, वापस आकर अपनी स्टाइल शीट में पेस्ट कर देते हैं और इस सेकंड कलर को हम अपडेट कर देते हैं रेड में। इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ग्रेडियंट अब अपडेट हो गया है और इस बार हमारा ये स्टाइल यहाँ हमारी अपनी स्टाइल शीट से आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस थीम के किसी भी एरिया को या किसी भी एलिमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको ये टेक्स्ट चेंज करना हो तो आप सिंपली वापस अपनी HTML में जाएंगे, इस टेक्स्ट को सर्च कर लेते हैं डाइव इनटू, ये वो एरिया है। तो यहाँ पर हम विद टेल की जगह पर विद सलमान कर सकते हैं। इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट अकॉर्डिंगली अपडेट हो गई है। तो इस तरह से आप थीम्स की मदद से एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज रखते हुए भी एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों एक दो और चीजें इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरह की थीम्स की आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी और इनको आप अपने गूगल में एक बेसिक सी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हैं तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इस पे थोड़े से पैसे खर्च लें और अपनी थीम्स के लिए प्रीमियम वेबसाइट्स को यूज करें। उसकी सबसे मेन वजह तो ये है कि अगर आप प्रीमियम थीम्स को यूज करेंगे जो कि आपने परचेज कर रखे होंगे तो आप कभी भी कॉपीराइट्स के इश्यूज में नहीं पड़ेंगे। इसकी दूसरी मेन रीजन ये है कि प्रीमियम वेबसाइट्स इस बात का ख्याल रखती हैं कि आपके थीम की कोड की क्वालिटी अच्छी हो। इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप हमेशा प्रीमियम थीम्स को जो कि आप परचेज करते हैं उन्हें ही अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज करें। तो दोस्तों जो पहली वेबसाइट मैं प्रीमियम थीम्स के लिए रेकमेंड करता हूं वो themeforest.net है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये बेसिकली एक पेरेंट कंपनी की वेबसाइट है जिसका नाम एनवाटो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। जिस कैटेगरी में फिलहाल हम इंटरेस्टेड हैं वो HTML की कैटेगरी है और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एक क्रिएटिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं या एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसकी कैटेगरी में जाकर उससे रिलेटेड थीम्स ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएटिव को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर हजारों टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें कि आप परचेज कर सकते हैं और इनकी प्राइसेस यहाँ पर मेंशन्ड हैं और ये प्रोफेशनली कोडेड थीम्स होती हैं। इनमें कोड क्वालिटी के इश्यूज बहुत कम होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी वेबसाइट को प्रीव्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक क्रिएटिव एजेंसी की वेबसाइट है, हम इसे लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक बटन मौजूद है, हम इसे क्लिक करेंगे और ये हमें एक नए टैब में ले जाएगा जहाँ पर हम इस वेबसाइट को या इस थीम को लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये एक सिंगल वेबसाइट है बल्कि इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। तो इसकी वजह से आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट डार्क मोड में हो या लाइट मोड में हो तो उसकी डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम लाइट मोड को सिलेक्ट कर लें तो आपको यहाँ पर लाइट मोड से रिलेटेड प्री क्रिएटेड पेजेस मिल जाएंगे। हम इसमें से ये होम मेन लाइट को क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत होम पेज हमारे सामने है जिसे कि हम परचेज करने के बाद डाउनलोड करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रीमियम थीम से रिलेटेड दूसरी वेबसाइट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो है एनवाटो एलिमेंट्स और ये बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट है जिसकी सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं। आप इसे 1 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 1 साल के लिए भी ले सकते हैं और उसके बाद आप इसमें से अनलिमिटेड डाउनलोड्स कर सकते हैं। पर्सनली मैंने इस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ले रखी है और इसका फायदा ये है कि इसमें HTML टेम्पलेट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जैसे कि स्टॉक इमेजेस, वीडियोस और साउंड ट्रैक्स जो कि अक्सर आप अपनी वेबसाइट्स में यूज करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमें वेब टेम्पलेट्स की एक कैटेगरी मिल जाएगी जिसमें अगर हम साइट टेम्पलेट्स में जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफी सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये सब भी प्रीमियम थीम्स हैं लेकिन आप इन्हें एक एक करके नहीं बाय करते बल्कि इस वेबसाइट की एक दफा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और उसके बाद आप अनलिमिटेड डाउनलोड्स इस वेबसाइट से कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये थीम पसंद आए तो मैं इसे ओपन करके देख सकता हूँ और अगेन इसे लाइव प्रीव्यू कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि थीम फॉरेस्ट की तरह एनवाटो एलिमेंट से आने वाले थीम्स की भी हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट वर्जन्स देख सकते हैं। मैं इसमें से मिसाल के तौर पर फर्स्ट वर्जन को ओपन कर लेता हूँ और अगर मुझे ये डिज़ाइन पसंद आए तो मैं इसे डाउनलोड करके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। थर्ड वेबसाइट जो हम प्रीमियम टेम्पलेट्स या थीम्स के लिए देखेंगे उसका नाम templatemonster.com है और ये भी एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है।
थीम फॉरेस्ट की तरह यहाँ पर भी हमें बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी और इस वक्त हम जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं वो HTML की कैटेगरी है, तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनकी इंडिविजुअल प्राइसेस भी यहाँ पर मेंशन्ड हैं। एनवाटो एलिमेंट्स की तरह टेम्पलेट मॉन्स्टर की भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस अवेलेबल है और अगर आप इस पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डाउनलोड्स का ये बटन नजर आएगा जो कि बेसिकली मॉन्स्टर 1 जो कि इनकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है उसका लिंक है। तो हम इसे क्लिक करके देख सकते हैं और इस सर्विस पे साइन अप करके आप अनलिमिटेड डाउनलोड्स कर सकते हैं और आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारे इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स कोर्स की जर्नी खत्म होती है और होपफुली यहाँ से इस फील्ड में आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आई होगी और फ्यूचर में मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।